All right. Hi everyone. So today we are going to talk about insurgency in Northeast. Insurgency in Northeast. ये सी ए पी एफ ऐसे के लिए इट्स अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक एंड इसमें मैं बताऊं कि कंसोलिडेटेड डिफरेंट स्टेट्स का केस स्टडी कहीं पे भी नहीं मिलता है ना। एंड आपको जैसे पता है कि मणिपुर वायलेंस हो रहा है, रिसेंटली नागालैंड में भी वायलेंस देखा गया है, आफ्सपा भी काफ़ी न्यूज़ पे था। तो ओवरऑल इस वीडियो में व्हाट आई विल डू, इस पूरे एरिया का ओके इस पूरे एरिया का इंसर्जेंसी का रीज़न क्या है, क्यों ये इतने इश्यूज है इस रीजन में, इसको मैं स्टेट वाइज हॉलिस्टिक वे में आपको एक्सप्लेन करता हूँ जी। ठीक है, तो आइए हम शुरुआत करते हैं। फर्स्ट हम कुछ कॉमन रीजंस देख लेते हैं कि क्यों नॉर्थ ईस्ट इंडिया से इतना ज़्यादा आइसोलेटेड है। वाई नॉर्थ ईस्ट इज सो मच आइसोलेटेड फ्रॉम इंडिया, है ना। क्यों हमेशा हमें नॉर्थ ईस्ट में इंसर्जेंसी देखने को मिलता है, क्यों इतना ज़्यादा वो इस्टेब्लिश कैनन्स ऑफ लॉ को चैलेंज करते हैं। पहला इशू है कनेक्टिविटी। राइट, कनेक्टिविटी कैसे, दिस साइड वी हैव द मेन लैंड ऑफ इंडिया, ठीक है, मेन लैंड इंडिया का यहाँ पे है। और कनेक्टिविटी आप देखोगे तो ये जो छोटा सा जो कॉरिडोर है, दिस इज सिलीगुड़ी कॉरिडोर और चिकन स्नेक। तो वैसे ही यहाँ पे ये जो बेसिकली इट्स अ पार्ट ऑफ ये वेस्ट बंगाल, यहाँ पे इंडियन आर्मी के लॉजिस्टिक्स बहुत बड़ा सेंटर है। तो यहाँ पे पता है सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या देखने को मिलती है हमें, कि इंडिया से कनेक्टिविटी प्रॉपर वे में सप्लाईज और राइट, तो उसका एक तरीके से नहीं हो पाता है ना। तो एक आइसोलेशन वाला कल्चर बना हुआ है वहाँ पर, और राइट आइसोलेशन वाला कल्चर बना हुआ है। नाउ इफ़ आई टॉक, तो इस वजह से क्या रहता है यहाँ पे इन्वेस्टमेंट एंड ऑल, ये सारी चीज़ें जो अपने सेंट्रल इंडिया की जो एम्यूनिटीज़ बेसिक रहती है वो यहाँ पे प्रॉपर वे में नहीं मिल पाती है। ठीक है, अब मैं अगर डिफरेंट अलग फैक्टर्स की बात करूँ, ये फैक्टर्स अगर आप एग्जाम में यूज़ करते हो इट विल बी वेरी वेरी बेनिफिशियल फॉर यू। द सेकेंड रीज़न इज टफ टेरेन, ऑलराइट, द वेरी टफ टेरेन। आई विल राइट इट डाउन हियर। ये पूरा आप देखोगे ना, दीज होल रीजन्स आर अ पार्ट ऑफ हिमालयाज, ठीक है, ये पूरा हिमालयाज से बना हुआ है, पूर्वांचल एंड डिफरेंट डिफरेंट रेंजेस। तो यहाँ पे प्लेन्स एग्रीकल्चर एक्सेप्ट फॉर ये आसाम ब्रह्मपुत्र वाले रीजन पे कहीं पे भी एग्रीकल्चर एंड प्लेन रीजन पॉसिबल नहीं है। आप लोगों में से जो पहाड़ी हैं आपको पता होगा कि जो टफ टेरेन जहाँ पे पूरे माउंटेन्स रहते हैं, हाउ लाइफ इज़ टफ देयर, ठीक है, वहाँ पे नेचुरल रिसोर्सेस नहीं है, ओके, इकोनॉमिक डेवलपमेंट की अपॉर्चुनिटीज़ नहीं है। अगर भाई इन्वेस्टर्स जो जो चीज़ें चलती है ना, मेक इन इंडिया, ये सारी चीज़ें, कोई इन्वेस्टर्स यहाँ पे पैसा लगाने को तैयार ही नहीं होता है। बोलेगा कि यार देखो यहाँ पे लेबर सप्लाई नहीं मिलेगी, इतना टफ टेरेन है, रोड नहीं है, मिनरल्स नहीं है, तो हम यहाँ पे इंडस्ट्रीज़ बना के क्या करेंगे। तो इस वजह से इन लोगों को रोज़गार नहीं मिल पाता है। ठीक है, ये पहले मैं इंटरनल फैक्टर्स की बात कर रहा हूँ, ठीक है, रोज़गार नहीं मिल पाता है। ऑलराइट, तो और जो मेन लैंड है वो भी इस चीज़ों में आइसोलेटेड रखते हैं। गवर्नमेंट भी काफ़ी लंबे टाइम तक यहाँ के लोगों को एक तरीके से एक साइड लाइन ही मान के चलती थी, है ना। तो इन रीजन्स की वजह से यहाँ के लोगों में एक सिमरिंग डिसकंटेंट होने लगा। साथ ही साथ इधर के लोगों में जो डिसकंटेंट था, एक और बहुत बड़ा रीज़न है कि ये बहुत ही हेट्रोजीनियस कॉम्पोजिशन है। मतलब हर एक स्टेट में आप देखो डिफरेंट ट्राइब्स रहते हैं। जैसे अगर मैं मणिपुर की बात करूं, ओके, मणिपुर की बात करूं तो यहाँ पे कुकीज़, माइतीज़, नागाज, ठीक है, शिलोंग में गारो, खासी, जैनतास, मल्टीपल ट्राइब्स रहते हैं। अब अलग अलग टाइप के लोग रहेंगे तो उनका अलग अलग एक वेस्टेड इंटरेस्ट भी होगा। वो कभी ऐसा नहीं चाहेंगे कि भाई कोई दूसरी ट्राइब हमारे ऊपर सुप्रीमेसी गेन कर सके। बात बहुत ही सिंपल है ना। तो इस वजह से ये ट्राइब्स आपस में भी लड़ते रहते हैं और ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अगेंस्ट भी लड़ते रहते हैं। इन्हीं सब चीज़ों को कौन फ्यूल अप करता है, देखो यहाँ पे ऊपर चाइना बैठा है। अब चाइना तो कभी नहीं चाहेगी ना कि इंडिया में ऐसे जो सेंसिटिव एरियाज़ में कभी भी स्टेबिलिटी बनी रहे। तो चाइना भी क्या करता है, यहाँ पे जो इंसर्जेंट ग्रुप्स हैं जिनके बारे में आगे हम पढ़ेंगे, उनको पैसा दे रहा है, ठीक है, उनको बहुत ज़्यादा आर्म्स सप्लाई दे रहे हैं, इलीगल ड्रग ट्रैफिकिंग, ये सारी चीज़ें होती रहती है। ऑलराइट, अब क्या हो गया, यहाँ पे जो नीचे साइड आपका म्यांमार बॉर्डर है, पूरे जंगल एवरग्रीन फॉरेस्ट वाला रीजन है। तो यहाँ पे जितने भी इंसर्जेंट ग्रुप्स हैं, इंसर्जेंट्स ग्रुप को भी यहाँ से भाग के एक सेफ हेवन ढूंढने का एक बहुत अच्छा इस ये पोरस बॉर्डर से एक ज़रिया मिल जाता है। ऑलराइट,
तो ये बहुत सारे ऐसे रीजंस हैं जिसके वजह से इंसर्जेंसी नॉर्थ ईस्ट में बढ़ती जा रही है, राइट। अब हम ये तो हम कुछ हमने देखे कि ओवरऑल ये कुछ फैक्ट्स थे। अब हम एक एक करके स्टेट स्पेसिफिक फैक्ट्स देख लेते हैं, क्या क्या स्टेट्स में क्या क्या दिक्कत है। फर्स्ट लेट मी रीज ऑल दिस। कौन से स्टेट से शुरू करना है? चलो एक एक करके अपन नागालैंड से शुरू करते हैं ना। देखो मोर और लेस जो मैंने बताया इंटर ट्राइबल्स एक तरीके से जो कॉन्फ्लिक्ट होता है, ये सब सारे कॉमन एस्पेक्ट्स हैं। अब डिफरेंट स्टेट्स में थोड़े से डिफरेंट नाम अलग हो जाएंगे, बट कॉजेस मोर और लेस सेम ही रहता है। ऑलराइट, आइए देखते हैं। फर्स्ट विल टॉक अबाउट द नागालैंड। ऑलराइट, विल टॉक अबाउट नागालैंड। ठीक है, अब नागालैंड, दिस पार्ट इज पूर्वांचल। ओके, दिस पार्ट इज पूर्वांचल। देखो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इन रीजन्स को सही करने के लिए क्या करके रखा है, इधर के रीजन्स में इनको ट्राइबल रीजन्स माना जाता है। दो हमने जैसे कि 6th शेड्यूल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में बहुत ही अच्छे से पढ़ा है कि ट्राइबल रीजन्स जो रहते हैं उनमें आसाम, त्रिपुरा, मिजोरम, मेघालय, इन सब में क्या किया जाता है, अलग से एक डिस्ट्रिक्ट ऑटोनॉमस काउंसिल दिया जाता है, और इनके ही ट्राइबल्स के इलेक्टेड लीडर्स रहते हैं जो कि जिसको सेट गवर्नर करते हैं, और इनका एडमिनिस्ट्रेशन चलते हैं जिसमें स्टेट गवर्नमेंट का मिनिमम इंटरफेरेंस रहता है। अब जस्ट आफ्टर द इंडिपेंडेंस ये 7 सिस्टर्स जो भी स्टेट थी ये एक ही स्टेट के अंदर आती थी। स्टेट का नाम था असम। ऑलराइट, अब इनिशियली ब्रिटिशर्स ने क्या किया था, यहाँ पे वो नहीं चाहते थे कि कोई भी बाहर के लोग आके ऑक्यूपेंसी करे या फिर सेटल हो, तो एक इनर लाइन परमिट, आई राइट इट डाउन हियर, इनर लाइन परमिट बना के रखते थे। अब ये इनर लाइन परमिट क्या है कि कोई भी आउटसाइडर अगर इन एरियाज में आ रहा है तो उनको गवर्नमेंट से परमिशन लेनी पड़ेगी। अब अंग्रेजी हुकूमत चली गई, पर ट्राइब्स को ये आदत लग गई। इवन ब्रिटिशर्स ने जो सियामपुर मिशन वगैरह आया था, बहुत सारे ट्राइब्स को क्रिश्चियनिटी में भी कन्वर्ट किया था। अब आप सोचो, ये एक तरीके से बीज बो दिए गए थे। इनर लाइन परमिट की आदत लग गई इन ट्राइबल्स को, तो क्या ये चाहेंगे कि ब्रिटिश गवर्नमेंट जाने के बाद कोई बाहर का इंसान आए यहाँ पर, और अगर आएगा तो क्या उनको ये चीज़ एक तरीके से बोलते हैं एक्सेप्टेबल होगी? व्हाट डू यू थिंक? ओके, अब देखो बेसिकली क्या चल रहा था, एक यहीं पे पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन बना 1945 के आसपास, नागा नेशनल काउंसिल। ओके, नागा नेशनल काउंसिल, आई राइट इट डाउन हियर, इन नाम्स को यूज करना है। अब ये नागा नेशनल काउंसिल क्या चाहती थी? नागा नेशनल काउंसिल ये चाहती थी कि पहले ये सब आसाम में आया करता था, नागालैंड सारे स्टेट्स, तो ये चाहते थे कि इनको एक ग्रेटर ऑटोनॉमी मिले, और फिर एक बोलते ना एक कंसिडरेबल रूप में इनको क्या मिले, गवर्नमेंट ऑफ आसाम का जो आसाम की चीफ मिनिस्टर उनका इंटरफेरेंस ना हो। तो इसीलिए एक अकॉर्ड साइन किया गया। ठीक है, ये लोग प्रोटेस्ट करते थे, पर अभी तक कोई वॉलेंट प्रोटेस्ट नहीं होता था। हाँ, मास सत्याग्रह ये सारी चीज़ें चलती थी, तो इसलिए एक एग्रीमेंट साइन किया गवर्नर ऑफ आसाम के साथ, 9 पॉइंट एग्रीमेंट। ठीक है, तो इसमें नागालैंड के जो ओरिजिनल लोग थे नागाज, उनको बोल दिया कि ठीक है, आपको जुडिशियल, एग्जीक्यूटिव एंड अलग से लेजिस्लेटिव पावर दिया जाएगा रिलेटेड टू द मैटर्स ऑफ लैंड, इसमें ऑटोनॉमी भी आपको दी जाएगी। ठीक है, इनको मतलब देखो आसाम से भी अलग नहीं किया गया, बट एक ऑटोनॉमी दे दिया गया। बट इससे ये लोग सेटिस्फाइड नहीं थे। एक बहुत प्रोमिनेंट नागा लीडर थे, इनका नाम है AZ फिजो। इनने बोलने लगे कि भाई ठीक है, हमें एक सेपरेट स्टेटहुड चाहिए। ऑलराइट, स्टेटहुड चाहिए, और इसी के लिए 1955 में, मार्क द डेट, 1955 में AZ फिजो के अंदर आर्म रेबेलियन शुरू हो गया। ठीक है, आर्म रेबेलियन शुरू हो गया। अब ये जो आर्म रेबेलियन था
देखो 9 पॉइंट एग्रीमेंट के बारे में एक चीज़ समझनी है, ये कोई सेपरेट स्टेटहुड नहीं दे रही थी, ये सिर्फ डिस्ट्रिक्ट ऑटोनॉमी दे रही थी नागास को। तो इस वजह से क्या हो गया, इन लोगों ने क्या करने लगे कि भाई आर्म रेबलियन शुरू होने लग गया नेशनल नागा नेशनल काउंसिल ने, और इनने सेपरेट स्टेटहुड की डिमांड की। बाद में इनको स्टेटहुड इवेंचुअली देना पड़ा 1963 के आसपास। ओके 1963 के आसपास गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने देखा भाई इनको दे दो, नहीं तो आर्म रेबलियन बढ़ता जाएगा। ऑलराइट, तो बहुत सारे लीडर्स थे जैसे कि डॉक्टर इमकोम लेबा एओ नेगोशिएटेड, इन ऑफिशियल नेगोशिएटर थे, बट इन सब के नाम याद नहीं रखना है आपको, इतना याद रखना है कि ऐसा आर्म रेबलियन होने लगा कि इनको स्टेटहुड देने लगा। अब देखो कई बार क्या रहता है, एक कहावत है ना कि आप किसी को उंगली देते हो तो आपका आके आपका हाथ पकड़ता है, अब आप हाथ देते हो तो वो आपका फिर पूरा शोल्डर से लेके पूरा बॉडी के ऊपर ही हक समझने लगता है। इसी वजह से एक ऑर्गेनाइजेशन बनी, यहाँ से इंसर्जेंसी की शुरुआत है नागालैंड की। ओके, ऑर्गेनाइजेशन वाज मेड, द नेम ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन वाज नेशनल सोशलिस्ट काउंसिल ऑफ नागालैंड। लिख लो इसे, नेशनल सोशलिस्ट काउंसिल ऑफ नागालैंड। और इनने एक मूवमेंट चलाया ग्रेटर नागालैंड मूवमेंट। जैसे ग्रेटर तमिल मूवमेंट चला था वैसे ग्रेटर नागालैंड मूवमेंट भी चला। अब इनने क्या बोला कि जहाँ पे भी, चाहे मणिपुर में हो, चाहे मिजोरम में हो, चाहे म्यांमार में हो, जितने भी नागा लोग हैं, नागा ट्राइबल्स के लोग हैं, उनका एक अलग से कंट्री होना चाहिए। ठीक है, एक अलग से कंट्री होना चाहिए। और नेशनल सोशलिस्ट काउंसिल ऑफ नागालैंड के 2 विंग बने। ठीक है, नेशनल सोशलिस्ट काउंसिल ऑफ नागालैंड के, इट स्टैंड्स फॉर खापलांग, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट नेम, इट स्टैंड्स फॉर खापलांग। ठीक है, एंड सेकेंड बना नेशनल सोशलिस्ट काउंसिल ऑफ नागालैंड ऑफ लेड बाय इसाक एंड मूविया। अल्टीमेटली इनका क्या था, इनका एम क्या था कि भाई एक ग्रेटर नागालैंड कंट्री बनानी है। बाद में हालांकि ये दोनों भी आपस में टूट गए और ये आपस में भी लड़ते हैं, अभी इनका भी आपस में वॉयलेंट क्लैश होता है, तो इसके वजह से जो इनोसेंट सिविलियंस रहते हैं वो भी मारा जाते हैं। अल्टीमेटली इन चीज़ों को कंट्रोल करने के लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को इंडियन आर्मी को डिप्लॉय करना पड़ा और यहाँ पे आफ्सपा लगानी पड़ी। ठीक है, बहुत मेजर अकॉर्ड्स भी साइन किए गए थे, शिलोंग अकॉर्ड वगैरह ये सब, बट अभी भी यहाँ पे इंसर्जेंसी देखने को मिलती है। स्पेशली इंडियन आर्मी के पैराट्रूपर्स के विंग को उतारा गया था। ठीक है, तो ये था एक केस स्टडी अबाउट इंसर्जेंसी इन नागालैंड। ओके, जस्ट गिव मी 1 मिनट। ओके, नाउ लेट्स मूव फॉरवर्ड। ठीक है, अब हम अगला बात करेंगे मणिपुर। नाउ लेट्स टॉक अबाउट मणिपुर। अभी भी जैसे कि बहुत ज़्यादा यहाँ पे वायलेंस हो रहा है। ऑलराइट, ठीक है, इसमें हम पॉलिटिकल एंगल पे नहीं जाएंगे ज़्यादा, अभी हम मेन इंसर्जेंसी की रीजन्स देखेंगे। देखो मणिपुर की अगर मैं बात करूँ तो इसकी अगर एथनिसिटी को मैं आपको समझाऊँ तो यहाँ पे क्या रहते हैं, एक ट्राइब रहता है माइतीज़, ये 60% ऑफ पॉपुलेशन है। दूसरी ट्राइब रहती है कुकीज़ और थर्ड ट्राइब है नागाज, ये नागालैंड वाले। ओके, अब इनमें आपस में एक ऐसा मतलब कंडीशन चलता है कि ये ट्राइब्स एक दूसरे को देख नहीं सकती और एक दूसरे के राइट्स को हटाने के लिए यहाँ पे इंसर्जेंसी चलती रहती है। ठीक है, माइतीस से आती है कि भाई कुकीज़ को स्पेशल रिजर्वेशन, स्पेशल प्रिविलेजेस ना मिले क्योंकि मेजॉरिटी में ये है। द सेम गोज विद कुकीज़ चाहती है कि हम एक ऑटो, क्योंकि माइनॉरिटी में हिल ट्राइब है तो वो चाहते हैं कि हमें स्पेशल रिजर्वेशन मिले, मणिपुर के स्टेट में हमें स्पेशल राइट्स दिया जाए। तो इनकी वजह से क्लैशेस चलते रहते हैं किनके अगेंस्ट में, गवर्नमेंट ऑफ मणिपुर। कुकीज़ चाहते हैं कि भाई एक अलग से स्टेटहुड मिल जाए इनको, और माइतीस चाहते हैं कि कुकीज़ को हटा के इनको अलग से स्टेटहुड मिल जाए। ठीक है, तो मोर और लेस देखो बात मिला के एक ही चीज़ की हो रही है ना।
1972 में हालांकि मणिपुर को एक सेपरेट स्टेटहुड मिल गया था असम से, बट 64 से इनके अंदर की सेपरेशनिस्ट टेंडेंसी चली जा रही है। कुकीज चाह रहे हैं कि कुकी लैंड बने और माइतीस चाह रहे हैं कि माइतीस का अलग से स्टेट बने। ऑलराइट ऑलराइट, तो बेसिकली यहाँ पे देख सकते हैं ओवरऑल क्या रहता है, जैसे कि यहाँ के लोग ये भी चाहते हैं कि एक सेक्शन ये भी है, इन लोगों ने एक रेवोल्यूशनरी ऑर्गेनाइजेशन बना के रखा है जिसका नाम है पीपल्स लिबरेशन आर्मी ऑफ मणिपुर, PLA, पीपल्स लिबरेशन आर्मी ऑफ मणिपुर। व्हाट दे वांट, ये भी चाहते हैं कि मणिपुर एक अलग से स्टेट बन जाए अपार्ट फ्रॉम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, ठीक है। फिर कुकीज़ एंड माइतीज़ वाले इशू को मतलब क्या रहेंगे, सॉल्व होते रहेंगे। तो देखो 3 तरीके की चीज़ें चल रही है। कुकीज़ चाह रहे कि उनका अलग स्टेट हो, माइतीस चाह रहे कि एक अलग स्टेट हो, एक आर्म रेबेलियन ग्रुप है कि वो चाह रहे कि भाई मणिपुर ही एक अलग से कंट्री बन जाए, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से अलग ही हो जाए। और ऊपर तरीके से एक और स्टेक होल्डर है जो हमने पढ़ा था, ग्रेटर नागालैंड। ग्रेटर नागालैंड में ये लोग क्या चाह रहे हैं कि अलग से एक ग्रेटर नागालैंड करके एक कंट्री बन जाए। तो देखो कितने मल्टीपल इंटरेस्ट है, कितने मतलब डिफरेंट रेज में यहाँ पे आप एक तरीके से देख रहे हो कि क्लैशेस होते रहते हैं। तो बस इसी का भी एस्केलेशन हमें करंट में देखने को मिल रहा है। अब अगर मैं बात करूं इंसर्जेंसी इन मिज़ोरम, ये एक बहुत अच्छा केस स्टडी है जहां पे मिज़ोरम में जो पॉलिटिकल लीडर्स थे उनने बहुत ही समझदारी से चीज़ों को सॉल्व किया था, ठीक है। 1966 से यहाँ पे आर्म रेबेलियन होना शुरू हुआ था, ठीक है। मिज़ोरम अकॉर्ड भी साइन किया गया था जहाँ पे एक सेपरेट स्टेटहुड मिली थी, बट यहाँ पे 2 मेजर पार्टीज थे, ठीक है। एक मिज़ो पॉलिटिकल पार्टी, ऑलराइट, मिज़ो पॉलिटिकल पार्टी जिसके चीफ मिनिस्टर कौन थे आपके, ओके, ही वॉज एसोसिएटेड विद कांग्रेस। और यहाँ के फूला थांगवाला, ही वॉज एसोसिएटेड विद कांग्रेस। और यहाँ का जो इंसर्जेंट ग्रुप था, इनका नाम जानने की ज़रूरत नहीं है, ओके, जस्ट मैं आपको बता रहा हूँ, इट्स फ्यू लालडेंगा, ओके, फ्यू लालडेंगा। ऑलराइट, जो नॉर्थ ईस्ट के लोग से उनके लिए थोड़ा सा डिफिकल्ट हो सकते हैं ये नाम्स वगैरह याद रखने। तो इन दोनों लीडर्स ने समझदारी दिखाई, इन लोगों ने अपने पर्सनल इंटरेस्ट के ऊपर मिज़ोरम के इंटरेस्ट को रखा। जो फ्यूला ठांगे वाले थे उनने बोला ठीक है, इनको अपोजिट जो इंसर्जेंट ग्रुप के जो लीडर थे इनको बोला कि ठीक है, हम यहाँ पे पीसफुल गवर्नमेंट को इस्टेब्लिश करेंगे, आप चीफ मिनिस्टर बन जाइए। और उनने यूनिलैटरली अपनी गद्दी को छोड़ दिया था फ्यू लालडेंगा के फेवर में, बट इन द एश्योरेंस कि मिज़ोरम का प्रोग्रेस होना चाहिए। तो आज के डेट में देखो मिज़ोरम ऑलमोस्ट सेक्स रेशियो में, लिटरेसी रेट में, सारे पैरामीटर्स में केरला के बराबर आ चुका है, इंडिया के टॉप स्टेट्स बन चुका है। इट इज़ ऑल्सो सेट टू बी मतलब स्विट्जरलैंड ऑफ इंडिया। टूरिज्म को प्रमोट किया, उनने देखा कि भाई आपस में लड़ेंगे तो सबका नुकसान होगा, इकोनॉमी डेवलप नहीं हो पाएगी, रिसोर्सेस नहीं है, कोई बात नहीं, टूरिज्म को बढ़ावा दो। तो मिज़ोरम लोग जो घूमने आते थे तो टूरिस्ट को पैसा मिलने लगा, तो ओवरऑल उस एरिया के इकोनॉमी ग्रोथ होने लगी, ऑलराइट। और फिर फाइनली 1986 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने पीस अकॉर्ड साइन किया था लालडेंगा के साथ, द लीडर ऑफ मिज़ो नेशनल फ्रंट, जिसमें फुल स्टेटहुड दे दी गई थी मिज़ोरम को, और ये बोला गया था कि इंसर्जेंसी ना हो। तो यहाँ पे इंसर्जेंसी ऑलमोस्ट ना के बराबर है, ठीक है। अब मैं इसी तरीके से बात करता हूँ मेघालय की, ऑलराइट। नाउ विल टॉक अबाउट मेघालय। देखो मेघालय में 3 टाइप्स से, गारो, खासी एंड जैंता, ज्योग्राफी में जो चीज़ें पढ़ते हैं हम लोग, ठीक है। तो बेसिकली क्या है, यहाँ पे एक गारो नेशनल लिबरेशन आर्मी, सेम चीज़, इन्हें भी क्या चाहिए, व्हाट दे वांट, कि यहाँ पे खासी एंड जैंतास को हटा के मेघालय के ऊपर सिर्फ गारोस का राज होना चाहिए। एंड द सेम गोज विद खासी एंड जैंता। यहाँ पे भी आर्म रेबेलियन रहते हैं, ठीक है, बट दे आर इतने वॉलेंट नेचर के नहीं रहते, ठीक है, एज कम्पेयर टू जो हम अभी आसाम, नागालैंड, मणिपुर में देखेंगे, उतने वॉलेंट नेचर के नहीं होते हैं यहाँ पर, क्लियर, ओके। मूविंग फॉरवर्ड, त्रिपुरा, इफ़ आई टॉक अबाउट त्रिपुरा का भी एक आर्म रेबेलियन ग्रुप है जिसका नाम है नेशनल लिबरेशन फ्रंट ऑफ त्रिपुरा, और इनकी एक आर्मी है, आर्मी का नाम क्या हो गया, ऑल त्रिपुरा टाइगर फोर्स, ठीक है। तो बेसिकली यहाँ पे एक इशू क्या रहता है, यहाँ पे एक और इशू है कि इनिशियली यहाँ पे टफ टेरेन था, इकोनॉमिक डेवलपमेंट नहीं हो रही थी, ये सब रीजन्स है, बट यहाँ पे आप देखोगे ना
बांग्लादेश के साथ बॉर्डर लगता है। मेघालय, त्रिपुरा और असम में एक चीज़ कॉमन है कि बांग्लादेश से इलीगल माइग्रेंट्स बांग्लादेश से भाग के आके यहाँ पे सेटल हो रहे हैं। अभी इलीगल माइग्रेंट्स जो यहाँ पे आके सेटल हो रहे हैं, तो सबसे बड़ा इशू क्या हो रहा है कि यहाँ के रिसोर्सेज तो लिमिटेड है, तो यहाँ के लोकल लोगों के साथ क्या हो रहा है, रिसोर्सेज के लिए ये लोग फाइट कर रहे हैं। तो ऑब्वियसली यहाँ के जो लोकल लोग रहेंगे, जैसे त्रिपुरा के, मेघालय के, वो लोग नहीं चाहेंगे कि इलीगली बांग्लादेशी लोग आके यहाँ पे रहे। इसके वजह से बांग्लादेश ने एक इंसर्जेंस ग्रुप बना लिया और इसके वजह से यहाँ पे मेजर क्लैशेस चलते रहते हैं। गेटिंग माय पॉइंट? ओके, नाउ लेट्स टॉक अबाउट असम। ठीक है, नाउ लेट्स टॉक अबाउट असम। असम की स्टडी इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। देखो, इकलौती फर्टाइल जगह जहाँ से ब्रह्मपुत्र बहती है वो है असम। ठीक है, इनिशियली ये बड़ा स्टेट था असम, ये सारे स्टेट्स असम से ही टूट टूट के अलग हुए हैं। ऑलराइट, असम अकॉर्ड साइन किया गया था जहाँ पे ये सारे डिफरेंट लीडर्स वगैरह बोलते हैं कि अलग अलग स्टेट्स यहाँ से होना, मतलब अलग होना स्टार्ट हुए थे। मेजर इशू यहाँ पे क्या है, इलीगल बांग्लादेशी इमाइग्रेंट्स। देखो, बांग्लादेशी लोग भाग के सबसे ज़्यादा फर्टाइल रीजन में आना चाहेंगे आसाम, तो इस वजह से आसाम का पूरा डेमोग्राफी पॉपुलेशन स्ट्रक्चर ही चेंज हो गया। तो यहाँ के जो स्टूडेंट्स थे, ऑल आसाम स्टूडेंट यूनियन, इन लोगों ने क्या किया, एक नॉन वायलेंट सत्याग्रह करना शुरू किया और गवर्नमेंट से बोला कि भाई ये जो इलीगल माइग्रेंट्स आ रहे हैं इन्हें रोको, इन्हें हम अपने देश में घुसने नहीं देंगे। ठीक है, तो इसी चीज़ के लिए एक आसाम अकॉर्ड साइन किया गया। बोला कि ठीक है, 1970 एक पर्टिकुलर क्राइटेरिया रखी गई कि 1966 से 1971 के बीच में जो लोग आएंगे उन्हीं को आसाम की सिटीजनशिप दी दिया जाएगी, बाकी लोग के क्वान्टिफाइड रिस्ट्रिक्शन लगाएगा। ओके, इसी रीज़न के लिए क्या होने लगा, ठीक है, जो डिफरेंट इंसर्जेंट्स लोग थे, पर देखो आप देख रहे हो कि बांग्लादेशी माइग्रेंट्स आने रुके ही नहीं, गवर्नमेंट चेंज होती गई, पॉलिटिक्स में चीज़ें लगती रही, इसलिए एक ग्रुप बनाई गई, यूनाइटेड लिबरेशन फ्रंट ऑफ आसाम, नाम याद रखना, उल्फा, यूनाइटेड लिबरेशन फ्रंट ऑफ आसाम। इन लोगों ने क्या कर दिया कि इंडिपेंडेंस ऑफ आसाम फ्रॉम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड फॉर्म अ सोशलिस्ट गवर्नमेंट हमारा अल्टीमेट एम रहेगा। और क्या होने लगा, इनके लिंक बने नेशनल सोशलिस्ट काउंसिल ऑफ नागालैंड, और इनके लिंक बने किनके साथ, नक्सल्स के साथ, और इन लोगों ने एक आर्म रेबेलियन शुरू कर दिया कि भाई हमें सोशलिस्ट गवर्नमेंट लेके आना है, नक्सल्स के साथ मिलकर, और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और गवर्नमेंट ऑफ आसाम को हटाना है। ठीक है, ये एक पहलू था आसाम के इंसर्जेंसी का। अब आसाम में एक एथनिसिटी के लोग रहते हैं जिनको हम बोलते हैं बोडोज। बोडोज की अलग लैंग्वेज है, इनके गुरु होते हैं गुरु गोरखनाथ। बट यहाँ पे क्या हो गया था, जब बहुत ज़्यादा बंगाली इंसर्जेंट मतलब इमाइग्रेंट्स आने लगे, तो बंगालीज़ की जब मेजॉरिटी बढ़ने लगी तो बोडोज़ की पॉपुलेशन कम होने लगी। तो यहाँ के जो बंगालीज़ लोग थे वो लॉ मेकिंग की में भी आने लगे। उन लोगों ने, जैसे आपने देखा होगा कि बेसिक वेस्ट बंगाल में क्लास 8 तक कंपलसरी बंगाली लैंग्वेज कर दी, ये सारी चीज़ें करने लगे। तो जो बोडोज़ थे इनको क्या होने लगा, इनसिक्योरिटी होने लगे कि भाई ऐसे ये लोग आएंगे और हमारे रीजन में रहेंगे, ठीक है, हमारे रीजन में रहकर हमारी पूरी एथनिसिटी, हमारी कल्चर को हटा देंगे, तो ये तो गलत है। तो इन लोगों ने बोडोलैंड, ग्रेटर बोडोलैंड मूवमेंट चलाया कि बोला कि भाई हमें एक अलग स्टेट चाहिए जिसका नाम होगा बोडोलैंड। और इसीलिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने क्या किया, बोडोलैंड टेरिटोरियल काउंसिल करके एक इन्हें ऑटोनॉमस सेल्फ गवर्निंग बॉडी दे दी अंडर 6 शेड्यूल की। बोला कि ठीक है, आप अपना एडमिनिस्ट्रेशन अपने लीडर्स को इलेक्ट करो, आपके एरिया में कोई इंटरवेंशन नहीं करेगा। ठीक है, तो ये एक चीज़ चलती चली गई। एंड द सिमिलर इशू इज़ विद अरुणाचल प्रदेश। देखो, अरुणाचल प्रदेश में जो चीज़ें रहती है इट इज़ मोस्टली इन्फ्लुएंस बाय चाइना। ये आपका बॉर्डर मैनेजमेंट वाला इशू है। चाइना क्या करता है, हर 2-3 साल में मैप निकालता है और अरुणाचल प्रदेश के कुछ पार्ट को अपना टेरिटरी बताता है। ठीक है, तो इस वजह से यहाँ पे फोर्सेस का डिप्लॉयमेंट बहुत ज़्यादा है, चाइना के साथ बहुत हैवी मात्रा में यहाँ पे कन्फ्रंटेशन हमारा होता रहता है। और यहाँ पे इनलीगल माइग्रेंट्स है, जैसे चकमा, हेजोंग्स, ये भी बांग्लादेश, म्यांमार से आए हैं, तो यहाँ पे भी ये इंसर्जेंसी को फ्यूल अप करते हैं। अब हमने जो ये टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस के नाम सुने, जैसे कि NSCN हो गया, नेशनल सोशलिस्ट काउंसिल ऑफ नागालैंड, खापराम, इनके लिए भागने का सबसे सेफ हेवन कौन सा है, म्यांमार। क्या करते हैं ये, यहाँ पे इंडियन आर्मी पे अटैक करते हैं, उनके साथ लड़ाई करते हैं, और क्योंकि ये पूरा डेंस फॉरेस्ट रीजन है, पूरा जंगल वाला एरिया है, तो यहाँ पे इलीगली ये लोग भाग के म्यांमार में घुस जाते हैं। अब भाई हमारी आर्मी इंडिया के बाउंड्री तक ही रह सकती है, ऐसा थोड़ी ना कि म्यांमार के अंदर घुस के इन टेररिस्ट को मार दे। तो ये एक बहुत बड़ा इशू बना हुआ है जिसको हमें सॉल्व
करना पड़ेगा। गेटिंग माय पॉइंट? तो मैंने एक होलिस्टिक वे में आपको पूरा केस स्टडी बताया, ठीक है। अब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के सॉल्यूशंस के लिए क्या कर रही है? बेसिकली गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इज टेकिंग डिफरेंट टाइप ऑफ मेजर्स। हार्ड पावर में क्या कर रही है? यहाँ पे पैरा ट्रूपर्स उतार दिए पूरे, ऑलराइट। यहाँ पे आफ्सपा लगा दिया। आफ्सपा एक ऐसी आर्म्स फोर्सेस स्पेशल पावर एक्ट दिया जाता है कि एक स्पेशल राइट्स रहती है इंडियन आर्मी के पास कि वो ऑन द बेसिस ऑफ सस्पेक्शन विदाउट वारंट किसी भी टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन किसी भी एरिया को सर्च कर सकती है। इवन दे कैन ऑन द बेसिस ऑफ सस्पेक्शन ये लोगों को मार भी सकती है। बट इसका काफ़ी जगह मिसयूज भी देखा गया, तो इस के ऊपर अब क्वान्टिफाइड रेस्ट्रिक्शंस लगाए जाने लगे, ठीक है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया क्या करे, जैसे डिफरेंट स्कीम्स चलाए, डिवाइन स्कीम, एक मिनिस्ट्री ऑफ नॉर्थ ईस्ट करके भी बना दिया गया है, ठीक है। यहाँ पे क्या किया जा रहा है कि नॉर्थ ईस्ट में इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट, जैसे लोग ये सब इंसर्जेंसी क्यों कर रहे हैं? क्योंकि यहाँ पे रोजगार नहीं है, डेवलपमेंट नहीं है। तो बड़े बड़े इंडस्ट्रीज को बोल रहे हैं, स्पेशल उनको टैक्स हॉलीडेज, टैक्स इंसेंटिव्स दिए जा रहे हैं कि आप यहाँ पे इन्वेस्ट करो, आप यहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर बनाओ, आप यहाँ पे डेवलपमेंट करो। पीएम गति शक्ति योजना में नॉर्थ ईस्ट में स्पेशल फोकस दिया जाएगा। इवन जितनी भी स्कीम्स चलती हैं वहाँ पे आप देखोगे, वहाँ पे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 90% कंट्रीब्यूट करती है। ऑन कॉन्ट्ररी जो मेन इंडिया में जो स्कीम्स वगैरह चलती है जैसे मध्य प्रदेश, बिहार, इन सब में गवर्नमेंट सिर्फ 60% कंट्रीब्यूट करती है, यहाँ पे 90% कंट्रीब्यूट करती है, ठीक है। यहाँ पे आर्मी का स्ट्रॉन्ग डिप्लॉयमेंट करके रखा है, हर जगह में आर्मी का डिप्लॉयमेंट करके रखा है। इवन लोगों को, यहाँ के लोगों को आइसोलेशन फील ना हो इसलिए वेरियस स्कीम्स चलाए गए हैं, कनेक्ट विथ योर नेशन। एंड यहाँ के लोगों को एक स्पेशल रिजर्वेशन भी दिया जाने लगा है ऑन द सेंट्रल गवर्नमेंट जॉब्स ऑन सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ ऑफ दिल्ली, ठीक है, ताकि यहाँ के लोग मेन स्ट्रीम में इंटीग्रेशन में आ सकें। इवन हम आजू बाजू के जो नेशंस है जैसे कि बांग्लादेश, म्यांमार, इनके साथ भी स्ट्रॉन्ग रिलेशन रखने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि एज यू नो इन नेशंस के साथ, इन स्टेट्स के साथ हमारी कनेक्टिविटी सिर्फ चिकन स्नेक कॉरिडोर के थ्रू है। तो कोई भी सप्लाई पहुंचाना हो, जैसे हम लोगों ने IMT BBIN कॉरिडोर चलाया, बांग्लादेश, भूटान, इंडिया, नेपाल कॉरिडोर, जिसमें हम डायरेक्ट बांग्लादेश के थ्रू होते हुए आपका बेसिकली म्यांमार के थ्रू होते हुए डायरेक्टली हम सिर्फ चिकन स्नैक पे डिपेंडेंट ना रहे, हम डायरेक्टली नॉर्थ ईस्ट से कनेक्ट कर सके विद द हेल्प ऑफ अदर कंट्रीज एज वेल। IMT ट्राइलेटरल हाईवे, इंडिया, म्यांमार, थाईलैंड ट्राइलेटरल हाईवे बनाया गया ताकि नॉर्थ ईस्ट में प्रॉपर वे में कनेक्टिविटी की जा सके। लुक ईस्ट पॉलिसी में नॉर्थ ईस्ट को एज अ गेटवे माना जाता है। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इज ट्राइंग इट्स लेवल बेस्ट विद अ मिक्सचर ऑफ हार्ड एज वेल एज सॉफ्ट पॉलिसी, ताकि नॉर्थ ईस्ट को भी मेन स्ट्रीम में ला सके इन द डेवलपमेंटल प्रोसेस। यही आपके ऐसे या फिर किसी का कंक्लूजन होना चाहिए, ठीक है, जो मैंने लास्ट के 1-2 लाइन्स बोले। तो थैंक यू सो मच, जय हिंद।